डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के टाइप्स में भी आज हम एक पढ़ेंगे एक तरह का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें पहला है कैस्कोड एम्पलीफायर। तो कैस्कोड एम्पलीफायर क्यों बनाया गया, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अभी तक जितने भी एम्पलीफायर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर मैं बात करूं जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए इन कॉन्फ़िगरेशंस का क्या होता है कि जो सिंगल स्टेजेस एम्पलीफायर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि किसी का गेन अच्छा होता है, किसी का बैंडविड्थ अच्छा होता है, किसी का इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जहां पे हमें एक मॉडरेट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है या फिर हाई वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो फिर क्या होता है कि ये कभी भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम इनका कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बना लेते हैं जिससे कि हमें मॉडरेट गेन, मॉडरेट बैंडविड्थ, मॉडरेट इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जिस तरह से हमें हमारे एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है वो हमें मिल सके, है ना। तो जैसे कि हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर देखा था, इसमें हमने देखा था कि हमें अगर हाई गेन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं वहां पर कि सिंगल स्टेजेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टी स्टेजेस में। किस तरीके से देखा वो हमने देखा कि गेन कैसे इंक्रीज हो रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती है उनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से मल्टी स्टेजिंग करते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे कि कॉमन बेस की, तो कॉमन बेस में क्या होता है, ये जनरली जो होता है हाई बैंडविड्थ होती है, इसमें ये हाई बैंडविड्थ होती है एज कंपेयर टू कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन साथ में इसका ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि जो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस होती है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू कॉमन एमीटर के। तो देख रहे हैं यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई इनपुट रेजिस्टेंसेस वाली इसमें। तो हम क्या करें कि अब जैसे कि कॉमन एमीटर की बात करें, अब कॉमन एमीटर में जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो एज कंपेयर टू कॉमन बेस के हाई होती है। तो हम क्या करें कि अगर हमें मॉडरेट गेन चाहिए या फिर मॉडरेट बैंडविड्थ चाहिए तो हम इस तरह से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा कॉमन बेस और कॉमन एमीटर की। अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन ले लें तो हमें क्या मिलता है कि एक मॉडरेट वैल्यू मिलती है। वो किस तरीके से मिलती है वो देखेंगे। तो बेसिकली जो मल्टी स्टेजिंग की जाती है वो अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग की जाती है कि आपको किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उनकी मल्टी स्टेजिंग करते हैं और जो भी आपकी डिजायर्ड आउटपुट्स होती हैं वो आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो किस तरीके से हमें सर्किट मिलता है और हमें क्या क्या डिजायर्ड आउटपुट्स मिलती हैं। तो उसके लिए जब हमने इसका कॉम्बिनेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक कैस्कोड एम्पलीफायर। अब कैस्कोड एम्पलीफायर किस तरह के आउटपुट्स देता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये एक एक करके देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी डीसी एनालिसिस। देखिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। एक बार 1 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा सर्किट समझ लेते हैं। देखिएगा, आपके पास 3 बाइसिंग रेजिस्टेंस है, दैट इज R1, R2 एंड R3। ये आपको समझ में आ रहा है। पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई हमेशा हम यूज करते हुए आए हैं। एक RE रेजिस्टेंसेस है जिसके पैरेलली एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो आउटपुट आप मेजर कर रहे हैं वो एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मेजर कर रहे हैं। अभी तक आप किसके थ्रू मेजर करते थे, RC के क्रॉस। उसी के क्रॉस एक कॉमन कलेक्टर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दैट इज ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स भी इन्हें बोलते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं, है ना। और यहाँ से एक सप्लाई दी है और ये RS जो क्या है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। 2 ट्रांजिस्टर हैं आपके पास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैस्कोड एम्पलीफायर होता है, जो कैस्कोड एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, कॉमन एमीटर एंड कॉमन बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब यहां से क्या आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सा कॉमन एमीटर है, कौन सा कॉमन बेस है। पहले इस डाउट को समझते हैं। तो देखिए, इसको डाउट को समझने के लिए हम यहां से देखिए, जैसे ये Q1 है तो यहां से चलते हैं। यहां से चलने के लिए हम मानते हैं कि हम जब इसकी AC एनालिसिस कर रहे हैं। अब AC एनालिसिस अगर आप करेंगे तो देखिएगा, AC के केस में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं, है ना। मॉडरेट वैल्यू के ये कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किटेड। और जब हम DC की बात करते हैं तो ये किस तरीके से हो जाते हैं, ओपन सर्किटेड हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो अगर ये शॉर्टेड है तो ये शॉर्टेड है तो यहां से BS यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो BS यहां पर अप्लाई हो गया तो ये क्या है, ये इनपुट है। इनपुट क्या है, ये कौन सा टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है। और यहां से देखें, दिस इज योर एमीटर टर्मिनल। जो हम AC एनालिसिस की बात करेंगे तो AC में जो भी कैपेसिटर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये भी कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। ये भी कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। और ये भी कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। और ये भी कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले हम Q1 की बात करते हैं कि Q1 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर है या कॉमन बेस है। तो ये बेस, तो बेस पे आपका क्या मिलेगा, डायरेक्ट आपको BS मिल जाएगा।
तो बेस पे ये है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहां पर जो भी आउटपुट होगी, देख रहे हैं जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो आपको पता है कि जो भी करंट आएगी वो बाईपास कैपेसिटर के थ्रू होते हुए ग्राउंड या फिर नेगेटिव सप्लाई में चली जाएगी। तो क्या इस आर ई का कोई मतलब रहा? इस आर ई जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ये कैसा है, ये यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए इस वाले केस के लिए। तो देख रहा है कि एमीटर पे हमें क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला, और ये किससे कनेक्ट हो गया? ग्राउंड से कनेक्ट हो गया या फिर मोस्ट नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट हो गया। और तो सिंपल सी बात है, तो जो आउटपुट हमारी होगी वो कहाँ पर होगी? वो कहीं ना कहीं यहाँ होगी। और अगर मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यही तो होता है। ये बेस जो होता है तो बेस पे आप इनपुट देते हैं। एमीटर कैसा होता है? कॉमन होता है। और जब आप आउटपुट किस पे लेते हैं? कलेक्टर पे लेते हैं। तो यही कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यहां से अगर देखें तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। ये कैसा हो गया? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं कॉमन बेस की। तो कॉमन बेस में क्या होता है? कॉमन बेस को अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है ना। बेस जो है वो आपका कॉमन होगा इस तरीके से। आउटपुट आप कहां मेजर कर लेंगे? कलेक्टर पे। इनपुट आप कहां देते हैं? ये आप देते हैं एमीटर टर्मिनल पे। तो यहां से अगर आप देखें तो देखिएगा, अब इस वाले ट्रांजिस्टर को देखें कि वैसे तो अब क्लियर है, अगर कॉमन एमीटर कॉमन बेस है तो सिंपल सी बात है ये कॉमन बेस ही होगा। लेकिन हम चेक करते हैं कि ये कॉमन बेस तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। देखिएगा एसी एनालिसिस है तो जो CB2 है ये भी कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड। तो ये कैसा टर्मिनल है? ये बेस टर्मिनल है। तो ये जो बेस टर्मिनल डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया? ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। तो बेस कैसे हो गया? ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ये क्या है? ये कलेक्टर टर्मिनल है। देखिएगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट करते हैं। हम देखे थे लास्ट क्लास में, जब हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं, सीरीज में करते हैं, तो एक ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है दैट इज C1। सपोज दिस इज C1। यहाँ का जो वोल्टेज है वो मैं ले लेता हूँ BC1। ये C1 नोड है तो यहाँ का जो वोल्टेज है दैट इज BC1। तो ये जो आउटपुट है ये दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट का काम करेगी। तो ये इसके लिए जो E1 टर्मिनल है तो ये कितना हो जाएगा? BE1 हो जाएगा। सॉरी 2 है ना, तो ये हो जाएगा BE2, है ना। क्योंकि एमीटर कौन से का है? ये एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका? ये Q2 वाले ट्रांजिस्टर का एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो Q2 है तो ये सेकंड ट्रांजिस्टर, दैट्स व्हाई इट इज BE2। और BE1 ये होगा, है ना। तो देखिएगा अब BT ये हो गया, तो दैट मीन्स BC1 और BET दोनों ही कैसे होंगे? सेम नोड पे है, सेम पोटेंशियल, तो दोनों ही इक्वल होंगे। तो इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो गया। तो जब ये इनपुट हो गया तो एमीटर कैसा है? एमीटर इनपुट की तरह काम कर रहा है। और आउटपुट आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो RL के अक्रॉस जो आप आउटपुट मेजर करेंगे दैट इज योर कलेक्टर टर्मिनल। तो ये किस पे हो गया? ये हो गया B0 आपका। तो आपने देखा कि कॉमन एमीटर फॉलोड बाय कॉमन बेस। तो जो कॉमन कलेक्टर है ये अगर मैं बात करता हूं तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है। तो दिस इज योर आउटपुट फॉर दिस एंड दिस इज द इनपुट, इस तरीके से। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका दिस, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गया तो कैस्केड एम्पलीफायर को समझने में अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होपफुली अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसमें कॉमन एमीटर कॉमन बेस हम पहचान सकते हैं, किस तरीके से जब भी ऐसे एसी एनालिसिस करते हैं। अब हम देखेंगे जब हम इसकी डीसी एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से। अब इसका ऑपरेटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, डीसी एनालिसिस कर लेते हैं। तो वैसे तो सिंपल है लेकिन क्विकली देख लेते हैं। देखिएगा जब भी हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम पहले से लेते हैं, है ना, मेजर करने के लिए। तो देखिएगा क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहले कैसे हम मानते हैं इसका जो बीटा है वो कैसा है? हाई है। अगर इसका बीटा हाई है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर जैसे मैं करंट लेता हूँ दैट इज IV2, और यहां अगर मैं करंट एज्यूम करता हूं IV1, तो IV1 एंड IV2 इसे मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, है ना। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेकंड, जब भी हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो जितने भी एसी सोर्सेस होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, और जो कैपेसिटर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो इनको हम हटा देते हैं। कैपेसिटर्स कैसे हो जाते हैं? ओपन। और सप्लाई का भी कोई मतलब नहीं होता, तो ये ओपन हो जाएगा तो उसका कनेक्शन यहां से ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा, है ना। कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर्स ओपन हो जाते हैं, तो ये भी कैपेसिटर कैसे हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसको भी, ये कैपेसिटर है ये भी ओपन हो जाएगा। तो B0 किसके थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा? सिंपली दिस इज योर B0। और ये अब ये बेसिकली क्या है? ये अब आपका डीसी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो एसी का केस था। एसी के केस में शॉर्ट सर्किट होता है कैपेसिटर डीसी के केस में तो कैसा हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, ये जो बेस टर्मिनल है यहाँ का जो वोल्टेज है दैट इज VB2, यहाँ का जो वोल्टेज है दैट इज VB1। देखिएगा तो ये तो कंडीशन एक ये हो गई। बाकी हमने क्या किया? कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया जितने भी, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड की बात, कैपेसिटर्स कैसे हो गए? ओपन।
ठीक है। अब अगर थर्ड की बात करें तो देखिएगा, थर्ड में हम क्या करते हैं कि इनपुट साइड जो है हम केबीएल या केसीएल एनालिसिस जो भी लग रहा होता है उसको लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से देखेंगे तो अगर IB2 ये आपका कैसा है, निगलेक्ट है, ये जीरो है, इसको भी आपने निगलेक्ट कर दिया है, तो दैट मीन्स जब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी तो ये जो पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल सेम ही होगा। जब सेम होगा तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो करंट इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो यही करंट सब में फ्लो होगी, आई यही करंट, क्योंकि इधर तो जीरो है, ये तो निगलेक्ट है, क्योंकि हाई बीटा है। जब हाई बीटा है तो सभी में करंट सेम होगी। तो जब सभी में करंट सेम होगी तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि ये क्या है, दिस इज योर BCC। यहां से एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, और यहां क्या है माइनस BEE। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल ही अलग मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और यहां जो वोल्टेज है वो कितना है, दैट इज योर VB1। यहां जो वोल्टेज है वो कितना है, दैट इज योर VB2। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप VB1 VB2 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो क्या इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली, सिंपल है। VB1 कितना होगा, देखिएगा करंट सभी में सेम है तो इसमें सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लीजिए। वोल्टेज डिवाइडर रूल जब भी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट है इसमें अगर वोल्टेज VB1 फाइंड करना है तो VB1 वोल्टेज किसके क्रॉस है, इसके और इसके क्रॉस है, ये देख रहे हैं ये माइनस का है, इसके अगर इसके क्रॉस है तो VB1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये देखिएगा BCC माइनस और प्लस ये हो जाएगा, तो BCC प्लस BEE, ये तो वोल्टेज हो गया, टोटल जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस इनटू मल्टीप्लाइड विद R3 बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिएगा अगर अभी भी इसमें डाउट है तो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ये मान लीजिए जीरो होता, अगर ये जीरो होता तो आप क्या लिखते, R3 डिवाइडेड बाई तीनों जो सीरीज में रेजिस्टेंस हैं उतना और मल्टीप्लाइड विद टोटल सप्लाई। तो अब टोटल सप्लाई इतनी तो होगी नहीं क्योंकि ये इसको अपोज भी करेगा, लेकिन अब ये सपोज कीजिए ये VEE होता तो BE टोटल सप्लाई क्या होता है, ये करंट इस डायरेक्शन में दे रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में दे रहा है, तो जो टोटल इफेक्ट है वो BCC माइनस BEE होता, लेकिन ये ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है तो अब जो टोटल वोल्टेज होगा दैट इज BCC प्लस BEE। तो होप कुछ बच्चे इस चीज को जानते होंगे, समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैंने उनके लिए बता दिया। तो अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही आप BB2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BB2 यहां से और यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है, R2 प्लस R3। तो दिस इज R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड विद BCC प्लस BEE डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये VB1 कैलकुलेट हो गया, VB2 कैलकुलेट हो गया। देखिएगा अब अगर मैं यहां से बात करूं IC की, देखिएगा अगर IB आपका जीरो है या निगलेक्ट है तो जो भी यहां से IC2 होगा, जैसे सपोज कीजिए यहां से ये IC2 है तो क्योंकि ये सेकंड रजिस्टर का कलेक्टर करंट है तो ये IC2 बेसिकली किसके इक्वल होगा। अब यहां पर मैं बात करूं तो ये IE1 होगी, यहां जो करंट होगी वो सॉरी IE2 होगा, और ये जो IE2 है ये किसके इक्वल होगा, दिस इज IC1, और ये क्या है, यहां जो करंट है दैट इज योर IE1। तो ये सारी ही करंट कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। तो आगे मैं इस वहां पे पॉइंट लिख लेता हूं, फिफ्थ पॉइंट, IC2 इज इक्वल टू IE2 इज इक्वल टू IC1 इज इक्वल टू IE1। ये सारी करंट इक्वल है, दैट मीन्स अगर हम किसी एक करंट को कैलकुलेट कर लें तो हमें सभी की वैल्यू पता चल जाएगी। सिंपल सी बात है, कर लेते हैं। देखिएगा अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ये थोड़ा सा सर्किट देख के समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, देखिए अगर मैं यहां कहीं से स्टार्ट करूंगा तो यहां कोई कॉम्बिनेशन ठीक से बन रहा है, किसी तरह का नहीं बन रहा है। या तो आप अपर से स्टार्ट करिए या आप लोअर से स्टार्ट करिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये IE1 की अगर मैं बात करूं तो 6 पॉइंट में ले लेता हूं तो IE1 कितना होगा, IE1 की जो वैल्यू होगी, जैसे कि मैं यहां बात करूं तो इसे मैं BE1 इस साइड लिख लेता हूं, और ये बेस तो है ही पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज BVE1। ये वैल्यू यहां पर होगी, है ना। इसको अभी रब कर देते हैं, इसका यूज नहीं रहा। तो यहां से देख रहे हैं कि सर्किट ये BV1 वोल्टेज जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये हमें पता है, BVE1 ये भी हमें पता रहता है 0.7 वोल्ट, अगर ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हम एज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है। देन यहां पर IE1 और RE है, और फिर ये, तो ये एक लूप लगाया जा सकता है यहां से यहां तक, है ना, सिंपल है। तो इसके लिए क्या करें, BB1 इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगी BBE1 प्लस IE1 RE माइनस BEE। तो यहां से अब आप चाहें तो IE1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IE1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी BB1 प्लस BEE
माइनस 0.7 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है VE1 कितना होगा 0.7 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर सिलिकॉन है या फिर वैल्यू गिवन रहेगी, जर्मेनियम है तो 0.3। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय RE। तो IE1 की वैल्यू ये कैलकुलेट हो गया आ गई। अब यही IE1 की वैल्यू है, यही IC1 है, यही IC2 है, यही आपका IE2 है, जो भी वैल्यूज हो गई तो सारी ये हो गई। अब देखिएगा, अगर सपोज कीजिए आपको सर्किट में BEE नहीं दे रखा है तो बस आपको यहाँ पे हटा देना, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। अब ये तो सिंपल हो गया IE1 की वैल्यू। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC2, अगर ये B0 है या BCE2 है, देखिए B0 तो वहां से कैंसिल होगा क्योंकि वो किसके क्रॉस था, RL के क्रॉस था। तो RL के क्रॉस, अब इसे आप चाहे BC2 ले लें या B0 ले लें, तो B0 किसके क्रॉस, वही होगा जो BC2 होगा, क्योंकि अब आपको आउटपुट सिर्फ यहीं से मेजर करनी है। तो उसे मैं BC2 ले लेता हूं क्योंकि B0 किसके क्रॉस था, RL के क्रॉस था। तो अब आपको BC1 या BC2 कैलकुलेट करना है, तब भी इजिली कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये वोल्टेज बताइए, तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा। अगर मैं कलेक्टर के हिसाब से देखूं तो BC1, या फिर मैं इसे BE2 भी लिख सकता हूं क्योंकि एमीटर का ये सेकंड है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। अब ये BC1 क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये एब्सोल्यूट वोल्टेज होता है जब हम किसी नोड की बात करते हैं। और ये वोल्टेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कहां से कहां तक का होगा, ये बेसिकली जो भी नियरेस्ट आपका नेगेटिव सप्लाई या फिर ग्राउंड होता है। तो यहां से अगर आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये यहां से यहां तक का होगा। तो ये अभी इस नोड का वोल्टेज एब्सोल्यूट वोल्टेज है, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव BBE2। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो BC1 किसकी वैल्यू, जैसे BB2, ये आप लूप लगा सकते हैं यहां से यहां तक का। तो BB2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी BBE2 प्लस BC1। तो BC1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, BB2 माइनस BBE2। और BBE2 की जो वैल्यू है उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.7। तो BC1 देखना आपने कैलकुलेट कर लिया, इसी को आप क्या बोलते हैं, BE2 बोलते हैं। अब जैसे अगर आपको BC2 कैलकुलेट करना है तो BC2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से, तो जो BC2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, BC2 आपका हो जाएगा BCC माइनस IC2 इंटू RC, है ना। ये BC2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ से। अब अगर आपको एक और भी देखना है, देखिएगा सभी का इक्वेशन चाहिए, BCC सप्लाई भी चाहिए, तो आप क्या करें, आप इस पूरे में एक KVL लगा दें। अगर हम इस कंप्लीट आउटपुट पर अगर KVL अप्लाई करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। BCC ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा IC2 RC, और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, BCE2 प्लस BCE2। तो ये यहां से यहां तक का होगा, ये कितना हो जाएगा, BCE1 प्लस BCE1 प्लस ये कितना होगा, यहां पर जो करंट होगी, देखिएगा करंट तो सब में सेम ही है, तो IC1 लिख लें, IC2 लिख लें, IE1 लिख लें, IE2। तो यहां पर मैं देखूं तो IE1 लिख लेता हूं या फिर IC1 इंटू RE एंड माइनस BEE। तो एक इक्वेशन ये भी हो गई। तो देखा, ये अब आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हो गई। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछा जाए तो सबसे पहला जो आपका टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए BV1 और BB2 कैलकुलेट करना। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद देख रहे हैं आप BC1, सिंपल सा है। अब आपको ये वैल्यू पता है तो इस वैल्यू में से अगर ये वैल्यू रिड्यूस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। BCC आपको गिवन रहेगा, IC ऑलरेडी आप यहाँ से कैलकुलेट करके वो पहला जो हमने फार्मूला निकाला था IC का वो निकाल चुके हैं, IC निकाल चुके हैं, RC गिवन रहेगा, BC2 निकल जाएगा, है ना। और अगर BCE1 और BC2 इस तरीके से निकालना है तो आप पूरे इसमें निकाल सकते हैं इस तरीके से। BV1 यहाँ पर ये वोल्टेज निकालना है तो भी है, इसमें से ये माइनस कर दो अगर ये आपके पास गिवन नहीं है। अगर ये गिवन है तो इन दोनों के एडिशन से देन माइनस कर दो। तो ये बेसिकली अब आपका DC एनालिसिस हो गया। तो होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी AC एनालिसिस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी इन द नेक्स्ट वन।